So today we are going to start a new chapter for economics class 12 that is cost and revenue. आज हम लोग का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो कॉस्ट के ऊपर रहेगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इसके पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब था द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर बाय एडिंग यूटिलिटी टू इट। तो जब भी हम कोई गुड्स बनाते हैं तो विदाउट इनपुट कभी आउटपुट तैयार नहीं होता, बिना कोई इनपुट कोई सर्विस नहीं दे सकता। तो इनपुट का एक और नाम था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हम फैक्टर्स जुगाड़ करते हैं, हायर करते हैं या तो परचेज करते हैं। और फैक्टर्स मैंने बताए थे हमारे इकोनॉमिक्स में कितने होते हैं, 4। कौन कौन से सर? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये मैंने बताए थे आपको 4 प्रोमिनेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और इनका इस्तेमाल करने के बाद ही हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अब इन चारों को हमें किसी ना किसी तरह ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा या जुगाड़ करना पड़ेगा। या तो लैंड हमें खरीदना होगा या तो हमें इसे भाड़े पे लेना होगा। लैंड इन द सेंस वो बिल्डिंग भी हो सकता है, फैक्ट्री भी हो सकता है, कुछ भी स्ट्रक्चर। अगर आप लैंड भाड़े पे लेते हैं तो इसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट। लेबर को आप बदले में क्या देते हैं, सर, वेजेस। कैपिटल को बदले में जहां से आप पैसे उधार लेते हैं या कोई भी चीज़ ईएमआई पे खरीद लेते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह, वहां पे आपको इंटरेस्ट बेयर करना पड़ता है। और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इस रिस्क के बदले ये सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करता है, रिस्क लेता है, गुड्स बनाता है, मार्केट में बिकेंगे नहीं बिकेंगे, और ये रिस्क के बदले वो लेता है प्रॉफिट। तो ये चार फैक्टर्स सपोज करो अगर मैं शू कंपनी बनाता हूं, जो मैंने क्लास 12 के लॉ ऑफ रिटर्न्स में मैंने बताया था कि अगर हम शूज बनाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे इनपुट क्या क्या लगने वाले हैं सर, वहाँ पे लेदर लगने वाला है, शू वर्कर चाहिए, शू मशीन्स चाहिए, ग्लू चाहिए, सोल चाहिए और काफ़ी चीज़ें चाहिए, एक फैक्ट्री का सेटअप चाहिए। तो ये सब चीज़ किस में आती है, चारों में। देखो, फैक्ट्री का सेटअप लैंड में आ जाएगा, वर्कर आपका लेबर में आ जाएगा, एंटरप्रेन्योर जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, और कैपिटल से आप इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ परचेस कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है इन चारों फैक्टर्स को आपको जुगाड़ करना है, इकट्ठा करना है, उसके बाद आपको प्रोडक्शन करना है। अब ये चारों फैक्टर्स के बदले में आपको कोई पैसे तो देने पड़ेंगे, इधर आपको हायरिंग चार्जेस देना पड़ेगा, भाड़ा, या आपको उसको परचेस करना पड़ेगा। तो पहला हमारा जो डेफिनेशन है दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वो इसी पे है, द मनी पेमेंट मेड बाय द फर्म, फर्म मीन्स द प्रोड्यूसर, टू द ओनर। ओनर कौन है, ये फैक्टर्स के मालिक, फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। जो इंसान मुझे अपनी फैक्ट्री भाड़े पे दे रहा है या दुकान भाड़े पे दे रहा है तो उससे मैं रेंट दे रहा हूँ, ही इज द ओनर। जो लेबर मेरे यहाँ खट रहा है तो अपना फिजिकल वर्क के लिए वही ओनर हो गया। कैपिटल इधर मैं खुद लगाता हूँ, बैंक से उधार लेता हूँ या फ्रेंड से लेता हूँ या कहीं से भी जुगाड़ करता हूँ, उनको बदले में मैं इंटरेस्ट देता हूँ। तो फैक्टर सर्विसेज के बदले में हम उनको कुछ पेमेंट देते हैं और उस पेमेंट को ही हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, इधर आप परचेज करोगे या तो आप हायर करोगे, उसके लिए जो पैसा आपको खर्च करना पड़ता है उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब बात करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट की। देखो, इम्प्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड, इम्प्यूटेड का एक और नाम है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट ओन्ड बाय द फर्म। देखो, कई बार ऐसा होता है कि इस 4 फैक्टर में हो सकता है एक फैक्टर हम ओन करते हैं। सोचो आपको फैक्ट्री चाहिए थी, फैक्ट्री के लिए जगह मेरे पास खुद अवेलेबल है, मुझे किसी से खरीदना नहीं, किसी से भाड़े पे नहीं लेना है। अब वो फैक्ट्री हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इसके लिए मुझे किसी को भाड़ा नहीं देना। लेकिन जब मैं कॉस्ट का कैलकुलेशन करूंगा तो अपनी जगह को जो मैं यूज कर रहा हूं उसका एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकालूंगा और उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करूंगा। क्यों सर, इसके तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक सोचो कि ये जगह अगर आप खुद यूज नहीं करते तो ये जगह किसी को भाड़े पे देते, अगर आप किसी को ये जगह भाड़े पे देते वहां से आप इनकम करते, तो इनकम का ना आना भी एक तरह का नुकसान है और उसको आप रिकवर करेंगे बाय सेलिंग गुड्स एंड कमोडिटीज। तो जब भी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कैलकुलेशन करेंगे, उस कैलकुलेशन के अंदर एक एस्टिमेटेड वैल्यू आप जरूर एडअप करेंगे उस फैक्टर्स का जो आप खुद अपना ओन करते हैं, जिसके लिए आपको ना तो कोई परचेजिंग प्राइस और ना ही कोई हायरिंग चार्जेस देना पड़ा है। नेक्स्ट आता है नॉर्मल प्रॉफिट। देखो, मैंने नॉर्मल प्रॉफिट मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स में अगर हम सोचो ये चारों फैक्टर्स को यूज करके अगर हम कॉस्ट निकालते हैं कोई सामान का 10 रुपए है
कि सर रेंट वेजेस सब जोड़ दी हमने, 10 रुपये मेरा कॉस्ट आया। और इकोनॉमिक्स में अगर हम 10 रुपये का चीज़ अगर 10 में ही बेच दें, तो अगर मैं तुमसे पूछूं ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर ही रहता है सर ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन इको में बोला जाता है कि अगर आप सेम प्राइस में भी चीज़ों को बेच दें तो यू हैव अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे सर नॉर्मल प्रॉफिट? देखो, जब ये कॉस्ट हम 10 रुपये निकाल रहे थे, हमने चारों फैक्टर्स के पेमेंट दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ऐड कर दिया था। इसका मतलब है हमने प्रॉफिट का एक एलिमेंट ऑलरेडी कॉस्ट में ऐड कर दिया, और अगर कॉस्ट प्राइस पे भी हम चीज़ों को बेच दें तो भी हम अर्न करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर अगर 10 चीज़ का 12 में बेच दें तो 10 रुपये का चीज़ अगर आप 12 में बेचते हैं तो एक्स्ट्रा जो 2 रुपीज़ होता है उसको इकोनॉमिक्स में डिफाइन किया गया एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है मिनिमम पेमेंट विच अ प्रोड्यूसर मस्ट गेट। तो एक एंटरप्रेन्योर को मिनिमम पेमेंट तो मिलना चाहिए ना, उसने जो रिस्क ऑफ प्रोडक्शन लिया है, आज उतना चीजें बना रहा है, मार्केट में बिके ना बिके, जो रिस्क उसने लिया है उसके एवज में उसको कुछ तो कुछ मिलना चाहिए। तो जो चीज एंटरप्रेन्योर को मिलता है ड्यूरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसी हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कॉस्ट। देखो, इकोनॉमिक कॉस्ट कुछ नहीं है, जस्ट द टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट का सम टोटल को हम लोग इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं। अब आता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो हम लोग नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को गिव अप करते हैं एक चीज को बनाने। सपोज करो हम लोग एक ऐसे इकोनॉमी में रहते हैं जहां पे स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस है, क्योंकि हमारे इंडिया में या किसी भी इकोनॉमी में कोई भी रिसोर्सेस इतना एबंडेंस में अवेलेबल नहीं होता है कि आप सारी चीजें बना सकें। देयरफॉर वी हैव टू मेक अ डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ गुड्स वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। तो जब आप ये फैसले लेते हैं तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रिसोर्सेस कम है। तो उन फैसलों में कुछ बात ऐसे आ जाती है कि सोचो एक फार्मर के लिए एक जमीन का टुकड़ा है, अब उसको ये फैसला लेना है कि वो वहाँ राइस उगाए, वीट उगाए, वेजिटेबल्स उगाए। अब ये डिसीजन वो कैसे लेगा? तो अल्टीमेटली देखना, जब भी आप कोई डिसीजन पे आते हैं तो आपके पास लास्ट में सिर्फ 2 ऑल्टरनेटिव होता है, वेदर टू गो विद आवर डिसीजन और वेदर टू नॉट टू गो विद आवर डिसीजन। जब इस चीज में आ जाते हैं तो आपको 2 चीज में कोई एक चुनना होता है। आपके लिए जो बेस्ट होता है वो आप चुनते हैं। तो फार्मर चुना कि हम राइस उगाएंगे क्योंकि राइस का मार्केट में प्राइस ज्यादा है और आसानी से बिक रहा है। तो अगर वो राइस चुन रहा है, इसका मतलब वो क्या गिव अप कर रहा है? वो उस जगह पे उसका सेकंड जो बेस्ट ऑप्शन था वीट उगाना, वो गिव अप कर रहा है। तो एक चीज उगाने के लिए, एक चीज प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो फॉरगो करना पड़ेगा। आपकी बुक में एक एग्जांपल है कि विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस 1 मीटर ऑफ क्लॉथ और 20 लोव्स ऑफ ब्रेड। तो अगर आप देखते हैं कि आपको ब्रेड बनाना है या क्लॉथ बनाना है, ये डिसीजन आप पे है। लेकिन अगर आप क्लॉथ बनाते हैं तो आप ऐसे बोलेंगे कि प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 20 लोव्स ऑफ ब्रेड। इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कोई भी सामान का प्राइस को हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बल्कि रिलेटिव टर्म में करते हैं कि आपने ईज बनाने के लिए क्या खो दिया। तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था वो आपने क्या कर दिया? गिवन अप, आपने उसे छोड़ दिया ताकि आप अपना बेस्ट वन बना सकें। अब आता है रियल कॉस्ट। देखो, रियल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जिसका अकाउंटिंग कभी नहीं होता, क्योंकि इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। एक प्रोडक्शन करना सिर्फ लैंड लेबर जुगाड़ के लिए प्रोडक्शन हो जाता है? नहीं। प्रोडक्शन करते वक्त कई सारे दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे एफर्ट्स आपको लगाने पड़ते हैं, और उन चीज़ों का, उन परेशानियों का, उस मेहनत का, उस सेक्रीफाइसेस का कोई भी मोल नहीं होता। और उसको क्योंकि हम मॉनेटरी टर्म्स से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसीलिए वो कॉस्ट के कैलकुलेशन में कभी इंक्लूड नहीं होता। इस तरह के कॉस्ट को बोला जाता है रियल कॉस्ट। लास्ट 2 में है प्राइवेट। देखो, प्राइवेट कॉस्ट तो एकदम सिंपल है, जो कॉस्ट एक इंडिविजुअल फर्म इनकर करता है कोई भी सामान को बनाने के लिए, वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की बात ही कर रहा है। सोशल कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट सोसाइटी बियर कर रहा है। अब सोसाइटी कैसे बियर कर रहा है? देखो, सोसाइटी, सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट में फर्क है सिर्फ एक कॉस्ट का, जिसे हम एक्सटर्नल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। सर ये कॉस्ट क्या होता है? देखो, अब किसी भी सोसाइटी में, समाज में, किसी भी इकोनॉमी में जब फैक्ट्रीज वगैरह बनती हैं तो फैक्ट्री का वेस्ट कहाँ जाता है? रिवर में। फैक्ट्री का पोल्यूशन कहाँ जाता है? एयर में। फैक्ट्री में जो मशीन्स बनती है उससे क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो होते हैं, इसका असर किस पे पड़ता है?
जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, उससे उनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, जिसका इलाज कराने के लिए उनको खर्च करने पड़ते हैं। और ये खर्च क्या कभी कोई प्राइवेट इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अकाउंट करता है? नहीं। तो प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट में फर्क सिर्फ एक कॉस्ट का है, वो है एक्सटर्नल कॉस्ट, जो सोसाइटी के इंडिविजुअल या फैमिलीज बियर करते हैं, कभी भी प्रोड्यूसर बियर नहीं करता। तो ये था आपका कॉस्ट का डिफरेंट डेफिनेशंस।